चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिविक्स क्लास 10th चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टी। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी है क्या। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर आज के टाइम में जितने भी ज़्यादातर जो देश है उन सभी में क्या है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे इलेक्शन होंगे, जहाँ पे इलेक्शन होंगे वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होगी। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई भी पर्सन चाहे तो इंडिविजुअल भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल की क्या होती है, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन तो होती है। लेकिन अगर सभी पर्सन अलग अलग आइडियोलॉजी हो, अलग अलग सोच हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हो, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी के लिए काम करे, तो देश को कलेक्टिवली कैसे चलना है, देश की गवर्नमेंट कैसे रन होगी, कैसे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनेगी, कैसे देश को चलाया जाएगा, इसके लिए एक पार्टी होती है जो कि विजिबल, एक हम कहते हैं डेमोक्रेसी में विजिबल एक इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ पे जिनकी सेम आइडियोलॉजी होती है, सेम एक जैसी सोच होती है, वो सब आपस में गैदर्ड होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वहीं से पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन होता है। तो कह रहा है पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर, यानी कि जिनकी सोच, जिनकी आइडियोलॉजी एक जैसी होती है, वो सब आपस में ग्रुप बनाते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं। और इलेक्शन जीतने के बाद अगर उन जीतते हैं तो सरकार बनाते हैं, पावर शेयर करते हैं। ये सब एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पहचान होती है। तो ये डेफिनेशन हमने कहा कि ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, क्योंकि जो इतनी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, और सरकार में अब पावर को गेन करती हैं और देश को चलाती है। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी की हम डेफिनेशन कह सकते हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, बिना 3 कंपोनेंट्स के वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। तो उनके अंदर क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में आया था कि कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो आपका जवाब क्या होगा, इसमें 3 होते हैं, एक लीडर, एक्टिव मेंबर और तीसरा है फॉलोवर्स। देखिए, कोई भी पार्टी है, सबसे पहले देखिए पार्टी का अपना एक चेहरा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करें करंट स्टेटस में, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उस पार्टी का भी एक चेहरा है, एक व्यक्तित्व है, एक अट्रैक्शन है, एक पर्टिकुलर ब्रांड कह सकते हैं। वो कौन है देश में? नरेंद्र मोदी। क्योंकि कहीं पे भी चाहे इलेक्शन हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे बिहार में, अभी वेस्ट बंगाल में हुआ है, तो सभी जगह मोदी आप क्या कर देखते हो कि रैलीज करते हैं, भाषण देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, उनकी अपनी एक छवि है, उनकी अपनी इमेज है और जनता उनको बहुत पसंद करती है और उनके नाम पर उनको वोट मिल जाएगा। तो हमारे देश में शुरू से ही जो पर्सन एक पर्सनालिटी रहा है वो अट्रैक्शन का मेन कारण है। जो पार्टी तो है ही, लेकिन पार्टी के अंदर एक मेन चेहरा, एक लीडर होना चाहिए, एक उसकी कॉमन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है, सबको साथ लेके चलता है, सेम एक जैसे प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनाता है। तो वो क्या है, नेता होता है, लीडर होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास एक बहुत ही फेमस चेहरा होता है, जो चेहरा क्या करता है, उस पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, अगर हम बात करें एक्टिव मेंबर, देखिए पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता होते हैं, लेकिन आपने कार्यकर्ता भी सुना होगा कि जो अलग अलग देश के अलग अलग कोने में फैले हुए होते हैं, वो आम लोगों से कनेक्ट होते हैं, जो आम लोगों की क्या एस्पिरेशन है, क्या चाहते हैं, वो कैसे सरकार से क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, जगह जगह पे वो क्या करते हैं, काम करते हैं। जो नेता लोग होते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं कि पर्दे पे आके काम कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा अगर पीछे की बात करें तो कार्यकर्ता रियल में उनसे भी ज़्यादा काम करते हैं, जो जमीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम को समझते हैं, घर घर जाके उनके लिए वोट मांगते हैं, तो बहुत कुछ काम करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मेंबर, जो बेसिकली पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम को करती है। तीसरा, फॉलोअर्स, नेता, जैसे हमने बात किया नरेंद्र मोदी बीजेपी के हो गए। एक्टिव मेंबर्स उनके कार्यकर्ता हो गए, जो उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उन्हीं के बदौलत पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल करती है। फॉलोवर्स हो गए उनको फॉलो करने वाले। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बीजेपी ही को ले लेते हैं, अभी उनकी जो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि उनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा, उनको चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इन 3 चीज़ को मिलाकर ही पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो आपको याद रखना है, पहले पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन है, ये कॉम्पोनेंट्स है, इन 3 चीज़ों को मिलाकर पॉलिटिकल पार्टी बनती है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, कौन कौन से फंक्शन उन्हें करने पड़ते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटेस्ट इलेक्शन। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम आगे पढ़ेंगे, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो, एवरी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना पड़ता है, जो इलेक्शन है उसे कंटेस्ट करना पड़ता है, चाहे वो जीते चाहे हारे। एक हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जनता को बताते हैं। दूसरा है कि पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम। देखिए, वो इलेक्शन जब फाइट करते हैं
तो वो जनता के आगे कुछ मैनिफेस्टो लेके आते हैं कि अगर उन्हें जीत मिली तो जीत के बाद वो कौन कौन सी प्रोग्राम पॉलिसी को देश के आगे लॉन्च करेंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अपने अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, वो देखते हैं बेसिकली कि जनता की क्या एक्सपेक्टेशन था, क्या चाहती है। जैसे कुछ लोग मान लीजिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है तो वो रोजगार का मुद्दा उठाएंगे कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं देश से बेरोजगारी को कम कर दूंगा, या महंगाई मुद्दा है तो महंगाई को उठाते कि हम इन्फ्लेशन कम करेंगे, या देखते हैं कि वुमेन सेफ्टी इशू है। तो जो भी उनको लगता है कि जनता की जो मेन नब्ज है उसको पकड़ा जाए, जनता को सुनने में अच्छा लगे, जनता की जो चाहत हो। जैसे कि दिल्ली में आपको पता है आम आदमी पार्टी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, दोनों बार लगातार बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी एक पॉलिसी है कि फ्री बिजली एंड पानी, क्योंकि उसे पता चल गया आम आदमी पार्टी के नेता को अरविंद केजरीवाल जी को कि बिजली और पानी जो है बेसिक नेसेसिटी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी को अगर फ्री कर दिया जाए तो जनता का सपोर्ट उन्हें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। और रियल में बहुत सारे लोग उन्हें वोट देते ही इसीलिए क्योंकि वहाँ पे उन्होंने फ्री बिजली और पानी कर रखा है। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम हम पॉलिसी जो जनता के सामने वो लेकर आते हैं। उसके बाद लॉ मेकिंग, अगर वो सरकार बना लेते तो आपको पता है जितने भी देश में कानून बनते हैं वो कौन बनाता है, पॉलिटिकल पार्टी। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। लेकिन उस कानून बनाने में पार्लियामेंट में क्या होता है, जितने भी हमारे MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके द्वारा प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उनके द्वारा लॉ बनाए जाते हैं। तो ये काम भी देश के अंदर अलग अलग मुद्दों पे काम करना, कानून पास करना, बिल बनाना, ये सब भी किसके द्वारा किया जाता है, देश के पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है। फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट, देखिए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, अगर वो जीतती है तो क्या बनाती है, सरकार बनाती है। जीतने के बाद जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, जो उन्होंने वादे किए थे, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, वहाँ पे 5 साल के बाद दोबारा फिर इलेक्शंस होंगे। तो सरकार बनाने के बाद वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज होती है उसको वो पूरा करते हैं, क्योंकि अगले 5 साल के बाद फिर उन्हें जनता के पास जाना है, वोट मांगना है। तो पहले वो क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जनता के सामने डिफरेंट प्रोग्राम पॉलिसी को दिखाते हैं। उसके बाद वो सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद हम कह सकते हैं कि डिफरेंट जो भी जगह पे उन्हें लगता है कि देश में कानून बना के समस्याओं को दूर किया जा सकता है, उन सब चीज़ों पे वो लॉ पास करते ताकि देश में कानून बन सके और सिस्टमेटिकली आराम से देश स्मूथली चल सके। उसके बाद अगर मान लीजिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, सभी पार्टी तो नहीं जीतती, जिसको मेजोरिटी मिलती है वो सरकार बनाती है, और जो पार्टी हार जाती है वो क्या करती है, ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। हमारे जैसे देश में या हर पॉलिटिकल, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है, हर देश में ऑपोजिशन का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर देश में ऑपोजिशन नहीं होगी तो सरकार क्या करेगी, मनमानी करेगी, डिक्टेटरशिप चलाने लग जाएगी, अपनी मनमानी करेगी, जनता की बातों को नहीं सुनेगी, जनता की जो एक्सपेक्टेशन होगी, एस्पिरेशन होगी, उनको वो साइड करती जाएगी, और जनता की जो वॉइस हो सकती है बेसिकली उसको दबाया जा सकता है। इसीलिए हर देश में एक ऑपोजिशन का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सरकार अपनी मनमानी ना करे, डिक्टेटरशिप ना लगाए, उसको कंट्रोल करने का काम है, देश में ऑपोजिशन का काम है। साथ ही साथ सरकार क्या काम कर रही है, क्या पॉलिसी ला रही है, उनकी कमियां कौन सी है, उनको दूर करने का काम भी क्या है, ऑपोजिशन का है ये। लेकिन आज के टाइम में हमारे जैसे देश में, बेसिकली इंडिया की बात करें तो करंट स्टेटस में कि ऑपोजिशन का केवल एक ही काम रह गया है, वो है सरकार के केवल इल्ज़ाम लगाना, चाहे सरकार अच्छे काम करे चाहे सरकार बुरे काम करे, केवल उनके अगेंस्ट बोलना। लेकिन सही मायने में ऑपोजिशन का ये काम नहीं होता है। ऑपोजिशन काम ये होता है कि सरकार की कमियों को जनता के आगे लेकर आना, लेकिन अगर सरकार कोई सही काम करे तो उसको सपोर्ट भी करना, उसको सहयोग करना, क्योंकि अगर देश विकास के रास्ते पे जा रहा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर सबसे पहले देश आता है। तो ऑपोजिशन का रोल ये भी होता है कि आप सरकार कुछ अच्छे काम कर रही है, आपके सहयोग की जरूरत है, आपको कॉपरेशन की जरूरत है, आप वहाँ पे सपोर्ट करें, मदद करें, ताकि देश में मॉडर्नाइजेशन हो सके, देश में विकास हो सके। लेकिन करंट सिचुएशन में जो ऑपोजिशन है वो अपनी जो भूमिका है वो काफ़ी हद तक भूल चुकी है। अगर हम बात करें इंडिया में ही, तो इंडिया में पॉलिटिक्स पहले बहुत अच्छी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जब देश में बड़े बड़े अच्छे नेता हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो वो क्या करते थे, ज़्यादातर वो ऑपोजिशन में ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की रूल कर रही थी। जब हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उस टाइम पे सरकार जब भी नई पॉलिसी को लेके आती है तो जनता क्या होती है, जो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने से एक तरह से मना कर देती है, क्योंकि उन्हें जो लगता है कि जो नई सिस्टम है, जो चेंजेस है, हमेशा उनके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आते जनता को, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, अच्छा इम्पैक्ट, वो कुछ सालों के बाद दिखता है, और तब जनता को समझ में आता है कि हाँ, ये डिसीजन सरकार का बहुत अच्छा था। लेकिन इमीडिएट क्या होता है, चीज़ों को समझ नहीं पाते, और जो ऑपोजिशन होते हैं वो उनको ज़्यादा भड़काते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि ये सारे सिस्टम, सरकार की जो पॉलिसी है आपको और नुकसान करेगी। तो इस तरह से ऑपोजिशन क्या करते हैं, जनता को भड़काने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
लेकिन हमारे देश में जो विपक्ष थे, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष थी, उसके लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो वो देखते थे कि क्या सरकार की इस पॉलिसी देश को फायदा हो रहा है। अगर हाँ देश को फायदा हो रहा है तो सरकार को पूरा सहयोग देते थे, सपोर्ट करते थे, जनता को कभी भी सरकार के खिलाफ भड़काते नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में ऑपोजिशन है, अपना रोल पूरी तरह से भूल चुके हैं और उनका एकमात्र काम है, चाहे सरकार अच्छा करे चाहे सरकार बुरा काम करे, सरकार की बुराइयां करनी, सरकार पे एलिगेशन लगाओ, चाहे सच्चा हो झूठा हो, सरकार को बदनाम करो ताकि उनकी विकेट खड़ी हो सके और वो पार्टी में रूल कर सके। बट ऑपोजिशन का मेन जो काम होता है वो सरकार की कमियों को जनता के सामने लेकर आना, सरकार पे प्रेशर बनाना ताकि सरकार अच्छी पॉलिसी बनाए, अच्छे काम करे, और अगर सरकार अच्छे काम करे तो उन्हें सपोर्ट भी करना, नहीं कोई अच्छे कानून बन रहा हो तो उसमें भी सहयोग करना ताकि उनके सहयोग से अच्छा बिल पास हो सके और देश में विकास हो सके। तो जो ये आप जीतती हैं वो तो सरकार बनाती है, लॉ बनाती है, जो पार्टी हारती है वो क्या करती है, ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है शेप पब्लिक ओपिनियन। देखिए पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया कि बहुत सारे जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, जिसे कार्यकर्ता बोलते हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे होते हैं, आम जनता से जुड़े हुए होते हैं। तो वो देखते हैं कि बेसिकली पब्लिक यानी कि आम जनता का ओपिनियन क्या है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से देश में बदलाव चाहते हैं, उनकी क्या सरकार से एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके वो टॉप लेवल में भेजते हैं और फिर सरकार उनके हिसाब से लॉज बनाती है, कानून बनाती है, प्रोग्राम पॉलिसीज बनाती है ताकि देश में विकास हो सके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि पब्लिक ओपिनियन है, जो जनता की सोच है उसको शेप देना, उसको आगे काम करना, उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। देखिए अगर चुनी हुई सरकार आती है उसका काम क्या है कि देश में वेलफेयर के काम करना, विकास के काम करना। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार को हमने चुना है, उनका काम क्या है कि देश में जो भी समस्या है उन समस्याओं को दूर करना और जहाँ पे देश है उसको आगे लेके जाना। और नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरह से काम को कर भी रहे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं, आपको लग रहा होगा बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, कि मैं ना बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ। मैं केवल एक अच्छे नेता को सपोर्ट करती हूँ जो कि मुझे नरेंद्र मोदी जी लगते हैं। हाँ कई की उनकी बुराइयां भी है, वो भी मैंने बताया, बट अगर फिर भी हम बात करें, देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपको वोट देना है, हम क्या देखेंगे कि सबसे कम करप्टेड कौन सी पार्टी है। सारी पार्टियों में कमी है, ऐसा नहीं है कि सारी पार्टी अच्छी है, सारी पार्टी बुरी है, हर एक पार्टी में अपनी अच्छाई और बुराई जरूर है। हम देखते हैं सबसे कम बुरी पार्टी कौन सी है, उसके हिसाब से हमें उसके साथ जाना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, हमें सरकार को चूज करना पड़ता है, सरकार रन बना करती है। हम यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है नहीं, हम डायरेक्ट हम लॉज बनाए, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो हमारे बिहाफ में जो है वो सरकार कानून बनाती है, तो हमें किसी ना किसी को सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन उसमें से जो कम करप्टेड है, जो ज़्यादा देश के अच्छे काम करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही है कि जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उन सभी का इस्तेमाल करके सरकार क्या कर सकती है, जो भी वेलफेयर के काम है, जो अच्छे काम है, डेवलपमेंट काम है, वो सारे काम यहाँ पे जनता के लिए सरकार करती है। तो ये बेसिकली हम फंक्शन कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। सिंपल, अगर 2 मिनट में हम इसको रिवीजन करने के लिए बोले तो इलेक्शन लड़ना सरकार काम है, सरकार के जो भी मैनिफेस्टो होते हैं इलेक्शन से पहले, प्रोग्राम पॉलिसी वो जनता तक लेके आना है। उसके बाद अगर जीतती है तो सरकार बनाती है, सरकार बनाती है तो कानून बनाने पड़ेंगे जो अच्छे लॉज होंगे। हारती है तो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। उसके बाद जो पब्लिक ओपिनियन है उसको शेप एंड साइज देना ताकि उसके हिसाब से देश को चलाए सके। साथ ही साथ जो वेलफेयर के काम है, अपने पावर का इस्तेमाल करके जनता के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये सारे काम क्या है पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन के अंदर आती हैं। तो देखिए टोटल 7 फंक्शंस दे रखा है, आप कोई भी 5 फंक्शन अच्छे से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टी सिस्टम, और मैं यहाँ पे बात करूँगी, फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी पार्टी सिस्टम सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे 3rd टॉपिक हमारा फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड कंपोनेंट्स थे, 2nd हमारा फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, 3rd है पार्टी सिस्टम। देखिए 3 तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं। सबसे पहले 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा जिसको बाई पार्टी या 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं, 3rd होती है मल्टी पार्टी सिस्टम। हम हर एक पार्टी की सिस्टम की अच्छाई और बुराई बताएंगे, उसके बाद कौन कौन से देश में कौन सी पार्टी सिस्टम है ये बताएंगे, फिर आपको कमेंट करके बताना है कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट जो सिस्टम है पार्टी सिस्टम वो कौन सी है। तो 1 पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि केवल एक ही मेन पॉलिटिकल पार्टी होती है जो गवर्नमेंट को रन करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। ऑपोजिशन की कोई रोल नहीं होता, ना वहाँ पे कोई इलेक्शन में कोई मतलब होता है कि हर बार वही सरकार जीतती है। फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होती है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होते हैं, जनता के पास कोई चॉइस नहीं होता, ना तो लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, अपने मन की बात कहने की आज़ादी नहीं होती, एक तरह से डिक्टेटरशिप हम कह सकते हैं।
तो यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम में एक ही पार्टी होगी। जो बेस्ट एग्जाम्पल करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में कौन है? चाइना। चाइना में आपको पता है पिछले कई सालों से एक ही पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो रूल कर रही है। वहाँ पे जो लोगों को मन की बोलने की आज़ादी नहीं है। आपने देखा कोरोना टाइम में अगर कोई भी सच्चाई को सामने लेके आ रहा है, सरकार के खिलाफ जाके बोलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, या तो उनको गायब कर दिया जाता है या उसको जान से मार दिया जाता है। वहाँ पे सच बोलना और सरकार के अगेंस्ट बोलना एक बहुत बड़ा क्राइम है। जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वहाँ पे एक तरह सेंसरशिप लगा है, क्योंकि सरकार जो बोलेगी वही उनको लिखना पड़ेगा, और उनके अगेंस्ट लिखेंगे तो उनको भी बंद करा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी बुराई है, कुछ इनकी अच्छाई भी है। जैसे क्विक डिसीजन, एक ही पार्टी है, इजी डिसीजन हो जाता है, कोई उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकता सरकार के। स्टेबल गवर्नमेंट, सरकार वहाँ पे बार बार गिरती नहीं है, जिसके कारण FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स है, चाइना को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। तो इन्वेस्टर को पूरा शांति होता है कि हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिया, एक बार अगर हमने सरकार से ट्यूनिंग अच्छी बन गई तो लाइफ टाइम तक हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। किसी तरह की बार बार गवर्नमेंट बदलने से, रूल बदलने से किसी तरह कोई नुकसान नहीं होगा। जो प्रोग्राम पॉलिसी है वो कंटिन्यूसली अच्छे से चलती रहती है, किसी तरह के बीच में कोई बाधा नहीं आता। तो हर एक चीज़ की अपनी अच्छाई और बुराई है। तो अच्छाई हमने देख लिया कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग ईजी होता है, स्टेबल गवर्नमेंट है, FDI ज़्यादा प्रमोट होता है, काम तेजी से होता है। बुराई क्या है? लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप है, लोगों को बोलने की आज़ादी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। लोगों के पास लिमिटेड चॉइस, कोई चॉइस ही नहीं है, फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होती, अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो अच्छाई और बुराई दोनों हमने डिस्कस कर लिया। अब आप पे छोड़ते हो कि आपको बताना है इसमें कौन सी सिस्टम सबसे बेस्ट है। और एग्जाम्पल बात करें तो करंट में चाइना है, टू पार्टी सिस्टम। देखो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं केवल दो ही पार्टीज होंगी, बहुत सारी पार्टीज हो सकती है, लेकिन जीतने के जो मेन चांसेस होते हैं, सरकार बनाने के जो मेनली चांसेस होते हैं, वो किसको होते हैं? केवल दो ही मेन पार्टी वहाँ पे डोमिनेंस होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू पार्टी, ओनली टू मेन पार्टी हैव अ सीरियस चांसेस टू विन, कि मेन दो ही पार्टी को जीतने के चांसेस होते हैं। सरकार जो है वो दो ही पार्टीज बनाती है, या तो जैसे कि एग्जाम्पल है कि इस तरह के जो आपको देखेंगे कहाँ पे, US के अंदर और UK के अंदर, कि वहाँ पे मेन जो है डोमिनेंस जो है दो ही पार्टीज का है। जैसे कि लंदन के अंदर बात करें तो कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, एक बार कंजर्वेटिव पार्टी बनाती है तो लेबर पार्टी। तो यहाँ पे जीतने के चांसेस है, सरकार बनाने के चांसेस है, दो ही पार्टी मेन होते हैं, और भी छोटी छोटी पार्टीज होती है, बट उनको किसी तरह का पावर में शेयर हिस्सा नहीं मिलता है। अब इनकी अच्छाई क्या है कि देखो ये भी स्टेबल है, यानी कि सरकार अपना जितना भी टाइम आता है इंटरवल बनाती है, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी इजीली मिल जाती है। दो ही पार्टी, या तो आप एक को चूज करोगे या तो दूसरे को चूज करोगे, तो क्लियर मेजोरिटी इजीली मिल जाती है। सरकार जो पावर ट्रांसफर होते हैं वो भी इजी पीसफुली हो जाते हैं। लेकिन बुराई क्या है कि अगर जो माइनॉरिटीज होती है उनको हमेशा से साइडलाइन किया जाता है। जनता के पास जो है लिमिटेड ऑप्शन है, या तो आपको इसको चूज करना है या उसको। अगर दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते, दोनों में से किसी काम पसंद नहीं है, आपके पास थर्ड कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि थर्ड किसी को दोगे भी तो भी वो पावर शेयर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि सरकार तो उन दोनों की ही बननी है। माइनॉरिटी को हमेशा साइडलाइन किया जाता है, जिनकी कम्युनिटी छोटी होती है, या अगर कोई नई पार्टी उभर कर सामने आए, अच्छा काम करना चाहे, देश में कोई परिवर्तन करना चाहे, तो किसी तरह कोई सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये सारी क्या उनकी प्रॉब्लम है। तीसरा, मल्टी पार्टी सिस्टम, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया। आपने देखा वो इंडिया के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, पूरे विश्व में कहीं पे भी इतनी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, और आए दिन नई नई पार्टी रजिस्टर्ड होती रहती है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही फ्री कंपटीशन होता है, किसी भी पार्टी को जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी नई पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको भी सपोर्ट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें दिल्ली के अंदर, बीजेपी ने भी अपना काम किया, वहाँ पे रूल किया, सरकार बनाए। कांग्रेस ने भी काफ़ी टाइम तक दिल्ली में रूल किया, लेकिन जनता को दोनों में से किसी का काम पसंद नहीं आया। ऐसे में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आए, और उन्होंने जो मेन बेसिक मुद्दे थे, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सबको मुद्दा बनाया। जनता को कहा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है मैं आप लोगों के सामने दूर करूंगा, मैं एक नेता नहीं बल्कि बेटा की तरह काम करूँगा। तो इस तरह जनता को उन्होंने अट्रैक्ट किया, अच्छे अच्छे भाषण दिए, अच्छी अच्छी बातें कही, और आपने देखा कि इतने 100-100 साल पुरानी पार्टी किस तरह साइड होकर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह कंटिन्यूसली 2 बार जितने हिस्टोरिकल जो सीट जीते हैं, वो इतिहास में किसी भी पार्टी ने इतनी ज़्यादा जबरदस्त जीत हासिल नहीं की। तो ऐसा केवल और केवल आपको मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के अंदर ही देखने को मिल सकता है। एक परिवर्तन कि एक ऐसी पार्टी जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई जानता नहीं था, अभी अभी नई पार्टी बनी और इतनी बड़ी जीत उसने हासिल करके दिखा दिया। तो ये जो मिरेकल, ये जो कह सकते हैं ना चमत्कार, ये केवल आपको मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया जैसे देश में देखने को मिल सकता है।
तो अब इनकी अच्छाई की बात करें तो भैया फ्री चॉइस, फेयर चॉइसेस, बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, अच्छे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको किसी पार्टी काम नहीं पसंद आ रहा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनके पास जा सकते हो। तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हम कह सकते हैं। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी मतलब ही क्या होता है कि फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन। लेकिन अगर हम बुराई करें तो बहुत बुराई, सबसे बड़ी बुराई क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होने के कारण जो वोट्स होते हैं वो बट जाते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, और ऐसे में क्या होता है, कॉलिजन गवर्नमेंट बनती है, यानी कि मिली जुली सरकार, जब बहुत सारी पार्टियां आपस में मिलकर सरकार फॉर्म करती है। और ऐसे में क्या होता है कि सरकार जो है ठीक से काम नहीं कर पाती, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका जो रोल होता है काफ़ी वीक हो जाता है। देश में वो काम करे, पॉलिसीज लगाए, या अपनी जो भी अलायंस है उनको संभाले। अगर एक उन्होंने नई चीज़ को लॉन्च कर दिया, कोई उन्होंने नया बिल पास कर दिया, एक पार्टी वहाँ समर्थन छीनती, दूसरी पार्टी वहाँ समर्थन छीनती है, तो उनको मनाने में ही उनका इतना टाइम और एनर्जी लग जाता है कि देश में जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वो काफ़ी हद तक छूट जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की आइडियोलॉजी के साथ, तो काम ठीक से हो नहीं पाता। साथ ही साथ बहुत बार सरकार अपनी जो टर्म है 5 साल का कंप्लीट नहीं कर पाती, बीच में ही सरकार गिर जाती है। और जितनी बार आपको पता है सरकार गिरती है, उतनी बार फिर से इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन का जो बर्डन होता है वो किस पे पड़ता है, आम लोगों पे करता है। चीज़ें महंगी जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर हम बात करें सेंटर में 90 से लेकर 2000 तक, इन 10 सालों में आपने देखा कितने नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर बदले, 6-6 महीने में इलेक्शन हुए हैं, 13-13 दिन में सरकारें गिरी है। तो ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट्स है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और ऐसे देश में जो विदेशी लोग होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी कम नहीं करना चाहते, क्योंकि आए दिन सरकार बदल जाती है, सरकार बदलेगी, सरकार की पॉलिसीज बदलेगी। आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब कोई और पार्टी की सरकार थी, उनके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग थी। अब सरकार बदल गई, उनकी पॉलिसी बदल गई, तो हो सकता है अब आपको वो जो फेवरेबल गवर्नमेंट है, जो आपकी पॉलिसीज आपके लिए फेवरेबल ना हो। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स के माइंड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहती है। तो ये सारी जो बुराई बेसिकली मल्टी पार्टी सिस्टम में देखने को मिला है। तो तीनों पार्टी सिस्टम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग मुझे बताएगा इस तीनों में से सबसे बेस्ट जो है कौन सी पार्टी सिस्टम हम कह सकते हैं। और भारत में मैंने बताया आपको, इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो हर एक सिस्टम की अपनी अच्छाई, अपनी बुराई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने भी पार्टी सिस्टम बताया था। जो पार्टीज होती है बेसिकली 2 तरह की रिकॉग्नाइज्ड होती है। हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है इसमें कि इलेक्शन कमीशंस बने हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे भारत में, स्टेट में इलेक्शन कराना, हर एक इलेक्शन के जो डेट होते हैं उसको डिक्लेयर करना, कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना, साथ ही साथ सारे रूल्स बनाना, देश में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, इन सब के ऊपर ध्यान रखना, ये सब इलेक्शन कमीशन का काम है। और जितनी भी पार्टीज होती है वो अपने आप को इलेक्शन कमीशन के पास क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करती है। अब रजिस्टर्ड करती है तो कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी रीजनल या स्टेट पार्टी है, वो कैसे डिसाइड किया जाता है, वो किसके बेसिस पे होता है, क्या क्राइटेरिया उनके लिए। अब हम वो टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम कहते हैं जो नेशनल पार्टीज वो होती है जिनका ऑफिसेज क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा स्टेट में होता है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आपने देखा कि जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट में अपने कैंडिडेट्स को खड़े करते हैं। अलग अलग देश के हिस्से में उनके ऑफिसेज है, उनका पर्टिकुलर एक रजिस्टर्ड सिंबल है। उस सिंबल जो है केवल ऑफिशियल जो कैंडिडेट होते हैं वही लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक टॉप नेता होते हैं जो वहाँ पे एक जैसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो उन्हें हम बेसिकली बताएंगे रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज होते क्या। तो यहाँ पे आपको देखना है नेशनल पार्टी, अभी कंटेस्ट में आपके बुक में दे रखा है 7 नेशनल पार्टी, करंट में भी 8 हो गया। तो यहाँ पे 7 नेशनल पार्टीज आपकी बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 7 नेशनल पार्टीज लिखा हुआ है। अब ये पार्टीज नेशनल पार्टीज कैसे हैं, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करेंगी तो नेशनल पार्टीज बनेंगी, वो समझाती हूँ। पहले तो आपको समझ में है कि नेशनल पार्टी जिनके ऑफिसेज एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर होते हैं, एक उनका मेन लीडर होता है जो टॉप मोस्ट लीडर होता है जो ऑपरेट करता है सभी स्टेट के लिए, वो एक जैसे प्रोग्राम पॉलिसीज बनाते हैं। और तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया, यहाँ पे ध्यान से समझने की जरूरत है कि लिखा पहला है कि 6% ऑफ वोट ऑफ टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन। अब बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम लोकसभा इलेक्शन क्या होता है और स्टेट असेंबली इलेक्शन क्या होता है। तो पहले चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखिए, लोकसभा का इलेक्शन होता है जब हम देश में, पूरे देश के लिए इलेक्शन होता है, जैसे प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, उसमें जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है जैसे हम एमपी कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है। समझ में आ गया? उसे जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। वैसे जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन एक ही बात है।
लेकिन स्टेट जो इलेक्शन होते हैं, स्टेट असेंबली, आपको याद रखना स्टेट असेंबली इलेक्शन, कि जब पर्टिकुलर किसी स्टेट के अंदर, जैसे अभी आपने देखा 2021 के अंदर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है, तो पूरे देश को में इलेक्शन नहीं हुआ, केवल वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुआ। वहां पे इलेक्शन में किसके लिए इलेक्शन हुआ था? बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर उनके लिए इलेक्शन हो रहा था, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे थे उन्हें क्या कहा? MLA, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं वो किसमें पर्टिकुलर स्टेट के अंदर होते हैं, वो किसके लिए हो रहे? स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए हो रहे। लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक साथ होते हैं, उनमें जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उन्हें MP कहा जाता है, और वो क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए होता है। तो अब देखना है यहाँ से क्राइटेरिया कि पूरे मान लीजिए लोकसभा के जितने भी वोट्स पड़े हैं, ठीक है, जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं उसमें से कम 6% वोट उनको मिलना चाहिए। ध्यान रखना कि लोकसभा के इलेक्शन में जितने भी नंबर ऑफ वोट्स है उसका 6% आपको उस पार्टी को मिले, या ध्यान रखना अगर ये क्राइटेरिया नहीं पूरा करा तो ये भी कर लेगा तो काम चल जाएगा, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया। दूसरा क्या है? 6% ऑफ वोट्स ऑफ टोटल वोट्स इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन, या आपको याद रखना इन 4 और मोर, यानी कि आपको इस चीज को समझना जरूरी है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहला तो समझ में आ गया होगा कि लोकसभा के इलेक्शन में जितने भी वोट्स पड़े उसका 6% उनको मिलना उस पार्टी को। दूसरा है कि अगर स्टेट का इलेक्शन हो रहा है तो 4 से ज्यादा, मिनिमम 4, यानी कि मिनिमम 4 स्टेट के अंदर कम से कम 6% वोट उनको मिलना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लेगा तो आपका काम हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है, यूपी हो गया और मध्य प्रदेश, ये 4 हमने स्टेट मान लिए। इन 4 स्टेट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 6% से ज्यादा वोट मिल गए स्टेट इलेक्शन में तो भी काम चल जाएगा, या जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था तब भी अगर टोटल जितने भी वोट्स है उसका 6% को मिल जाएगा, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, तो एक तो क्राइटेरिया हो गया। दूसरा साथ ही साथ क्या पूरा करना है आपको कि एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसमें मिनिमम 4 सीट उनको मिलनी चाहिए। जब दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो वो क्या बन जाएगी? नेशनल पार्टी। एक बार फिर से मैं समझाई थी आप लोगों को, ये जो सेकंड क्राइटेरिया वो तो कंपलसरी है, करना ही करना है। वो क्या है कि लोकसभा में कम से कम 4 सीटें आपको मिलना है। दूसरा क्या है कि इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा करना है। पहला क्राइटेरिया कि लोकसभा का इलेक्शन है उसमें जितने भी वोट्स पड़े कम से कम 6% वोट आपको मिल जाए। चलिए ये हो गया काम, और ये तो आपको दोनों काम हो गए, चलिए आप नेशनल पार्टी बन गए। लेकिन ये नहीं हुआ है तो आपको ये भी ऑप्शन है कि इसको भी पूरा कर सकते हैं। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो क्या है कि 4 स्टेट के अंदर, कोई भी 4 स्टेट हो सकती हैं, उसके अंदर अगर मान लीजिए स्टेट इलेक्शन में आपको 6% हर चारों स्टेट के अंदर मिल गए तो भी, और प्लस अगर आपने 4 सीट लोकसभा में जीत लिया तो आपकी पार्टी क्या बन जाएगी? नेशनल पार्टी बन जाएगी। तो ध्यान रखना आपको, जब मैं और बोलती हूँ तो इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया और प्लस ये सेकंड तो कंपलसरी करना ही है। तो इन दोनों में से एक प्लस ये दोनों क्राइटेरिया पूरे हो जाएंगे तो वो पार्टी क्या बन जाएगी? नेशनल पार्टी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 6% जो स्टेट असेंबली इलेक्शन है कम से कम 4 स्टेट के लिए, 4 से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए, बट मिनिमम 4 स्टेट में 6% आपको स्टेट असेंबली में लेना ही है, 6% वोट। और यहाँ पे इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, लोकसभा का है, तो पूरे जितने भी वोट्स ऑल ओवर इंडिया में पड़े उसका 6% आपको लेना है। अब इस पार्टी का फायदा क्या है कि भैया नेशनल पार्टी बन गई, तो सबसे पहले इन पार्टियों को क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। इनको एक यूनिक सिंबल मिलता है जो केवल और केवल उनके जो ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं वही यूज कर सकते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। उसका रजिस्टर्ड सिंबल हो गया, अब सिंबल कोई दूसरा पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल है या कांग्रेस का हाथ है, तो ये एक उनको यूनिक सिंबल मिल गया जो केवल यही पार्टी इनके कैंडिडेट ही अपनी पब्लिसिटी के लिए, कैंपेन के लिए यूज कर सकते हैं। और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इनके ऑफिसेज होते हैं, इनके अपने ब्रांचेस होते हैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के इलेक्शन के अंदर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं बेसिकली नेशनल पार्टी के अंदर होती है। तो मैंने बताया अभी 7 नेशनल पार्टीज हैं, तो कौन कौन सी बात करें? सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, जो कि बहुत अभी इस टाइम की सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जो कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्टार्टिंग में उनका नाम जनसंघ था, लेकिन 1980 में इसको बदल के भारतीय जनता पार्टी रखा गया। इसके जो फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन फिर भी कई सालों तक उनको सफलता नहीं हासिल हुई। पहली बार 90s के बाद इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे उनकी बढ़ती गई, जब ये एक तरह से बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब हिंदुत्व छवि को इन्होंने ज़्यादा एजेंडा बनाया,
हिंदुत्व को उन्होंने ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनाया, तो धीरे धीरे इनका जो सपोर्ट है वो आगे इनको मिलता गया। और 1996 के बाद जितने भी जनरल इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शन हुए, उनके जो ग्राफ है आप देखेंगे, नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट धीरे धीरे बढ़ते चले गए। और अभी फिलहाल 2014, 2019 लगातार उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। तो ये बीजेपी नेशनल पार्टी। दूसरी हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी, हम सभी जानते हैं कि इस भारत की सबसे पुरानी कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो कौन से, कांग्रेस, जो 1885 में ही उसको बना दिया गया था। और एक लंबे समय तक देश की पॉलिटिक्स में उसका डोमिनेंस रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अगर हम बात करें तो 1977 तक, आपको पता 75 तक बेसिकली आपने देखा कि किस तरह से वन पार्टी रूल कर रही थी और देश में ऐसा ही लग रहा था केवल एक ही पार्टी कांग्रेस ही है। बीच में इमरजेंसी लगने के कारण 2.5 साल कांग्रेस की पार्टी नहीं रही, उसके बाद फिर 90 तक उनका दबदबा बना रहा। लेकिन उसके बाद 90s के बाद धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी डिक्लाइन होती चली गई। लेकिन जब 2004 में इलेक्शन हुए, कंप्लीट क्लियर मेजोरिटी तो नहीं, लेकिन उनकी जो सरकार है, मिलीजुली सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट से 2 बार उनकी सरकार बनी। देश में मनमोहन सिंह ने मतलब नेतृत्व के वो प्रधानमंत्री बने। तीसरे जो नेशनल पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, ये 1984 में काशीराम के द्वारा बनाया गया था। जितने भी माइनॉरिटीज़, दलित, ओबीसी, जितने भी बैकवर्ड कास्ट के लोग थे उनको पूरा सपोर्ट मिला। उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, कई बार उत्तर प्रदेश में उन्होंने रूल भी किया है। तो ये बीएसपी भी नेशनल पार्टी के अंदर आते हैं। उसके बाद टीएमसी की बात करें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसमें अभी वेस्ट बंगाल में, ये कब बने थे, 1999 में ममता बनर्जी की लीडरशिप में बनी थी। बट ये पावर में 2011 में है। तब से लेकर अब तक आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के ही लीडरशिप में जो पश्चिम बंगाल है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई भी बहुत पुरानी पार्टी 1925 में बन गई थी, लेकिन 1964 में आके ये स्प्लिट हो गई थी। सीपीआई अलग रह गई, सीपीआई एम, यानी कि मार्क्सिस्ट कुछ जो सोच थे, कुछ उनके विचार थे, आइडियोलॉजी का, नहीं पार्टी अलग अलग हो गई। एक बन गई सीपीआई, एक बन गई सीपीआई एम। उसके बाद एक पार्टी है एनसीपी, जो बेसिकली कांग्रेस के साथ थी, लेकिन 1999 में वो स्प्लिट होकर एनसीपी अलग बन गई, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि बेसिकली जो अभी हम देखा है कि महाराष्ट्र में सरकार है वो शिवसेना, अभी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, इन तीनों को मिल जुला के सरकार बनी है। तो इस तरह आपने देखा कि टोटल 7 जो है नेशनल पार्टीज़ है जो उन्होंने इन क्राइटेरिया को पूरा किया। इनके ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। ये अपनी जब इलेक्शन होते हैं तो कैंडिडेट को ऑल ओवर इंडिया के अंदर खड़ा करते हैं। इनका मेन लीडरशिप होता है जो कि सभी स्टेट के इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं। सभी इनके एक कॉमन डिसीजन होते हैं, कॉमन उनका डिसिप्लिन होता है, उनका यूनिक सिंबल है जिनको रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी होगी नेशनल पार्टी। दूसरी हम किसको बोलते हैं, स्टेट पार्टी। तो 52 जो बेसिकली हमारी स्टेट पार्टी है, अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर वो रजिस्टर्ड है। तो इनमें क्या क्राइटेरिया है कि वो कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी बनेगी। तो सबसे पहले इनमें 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, ध्यान रखना है। एक तो 6% ऑफ वोट्स ऑफ टोटल वोट इन इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है कि जब किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इलेक्शन हो रहे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ है और एक पार्टी ने 6%, जितने भी टोटल वोट्स पर उसका 6% उसको वोट मिल गया, प्लस कम से कम 2 सीट भी उसको जीतने हैं स्टेट इलेक्शन में, 2 सीट कम से कम जीतने हैं, प्लस 6% टोटल वोट का हिस्सा उसको मिलेगा, तो वो पार्टी क्या बन जाएगी, स्टेट पार्टी। हमारे देश में भी कितनी 52 स्टेट पार्टी है, ठीक है। इनको रीजनल पार्टीज के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टी नहीं है लेकिन रीजनल पार्टी है, बट सरकार, सेंटर में सरकार बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ पार्टीज का नाम भी आपने सुना होगा, जैसे कि शिवसेना जो महाराष्ट्र के अंदर भी उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर पार्टी है। आरजेडी का नाम सुना होगा, बिहार में काफ़ी टाइम तक उन्होंने रूल किया है। तो ऐसी बहुत सारी पार्टी है जो एडीआईएम की सरकार है, डीएमके है, ये केवल पर्टिकुलर अपने स्टेट के अंदर ही दबदबा इनका रहता है और वह स्टेट के अंदर ही एक बहुत बड़ी रूलिंग पार्टी के रूप में काम करती है। तो ये किसी भी पार्टी का क्राइटेरिया जो है वो आपको याद रखना है। 52 आपको नाम नहीं याद रखना है क्योंकि बहुत मुश्किल है कोई एक ही 52 पार्टीज़ का नाम याद रखना, ठीक है। तो ये सारी हमारे पार्टीज़ की बात हो गई जिसमें हमने बात की नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज़। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में है कि चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हमने पढ़ लिया कि भैया पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, क्या उनके फंक्शन है, पार्टी सिस्टम कितने होते हैं, कितने तरह की पार्टीज होती है। अब है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन सभी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो वो उस प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले प्रॉब्लम समझेंगे तो ही उनका सोल्यूशन हम निकाल पाएंगे।
सबसे पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखिए भारत में तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, इंटरवल पे होते हैं, लोगों को मर्जी है जिस मर्जी को सपोर्ट करो, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन पार्टीज के अंदर किसी तरह का कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब होता है कि देखिए कि बाकी देशों में क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा, इसका डिसीजन जो पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, पार्टी के मेंबर्स होते हैं, वो लेते हैं। बट हमारे इंडिया में जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो 2, 4, 5, 10 होते हैं, उन्हीं के द्वारा सारा डिसीजन ले लिया जाता है। उनके अलावा बाकी लोगों को, जो मेंबर्स होते हैं, उनको कोई पूछा नहीं आता, उनकी मीटिंग में कभी होती नहीं है, उनको पता भी नहीं होता उनके पार्टीज में क्या चल रहा है। तो इस तरह से कुछ ही 4-5 लोग होते हैं जो पूरे पार्टी को कंट्रोल करते हैं, उन्हीं का पूरा कंट्रोल होता है, डोमिनेंस होता है। बाकी जो लोग होते हैं उनको साइडलाइन किया जाता है, उनको इन्फीरियर फील कराया जाता है, उनको कोई मतलब उनको नहीं होता। तो ये एक डेमोक्रेसी, यानी कि देश में तो डेमोक्रेसी है बट पार्टीज में उनको डेमोक्रेसी नहीं, उनको बोलने तक भी नहीं दिया जाता है। केवल जो भी 5 या 6 नेताओं ने डिसीजन ले लिया सभी को वो मानना ही पड़ेगा। तो इस तरह से डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं पार्टीज के इंटरनल प्रॉब्लम है। दूसरा, मसल पावर एंड मनी। देखिए सबसे बड़ी हमारे देश में जो इलेक्शन में है वो मसल पावर और मनी, यानी कि इलेक्शन में क्या होता है कि पैसा जो है पानी की तरह बहाया जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी अमीर पार्टीज है वो क्या करते हैं, जनता को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे गंदे हम कह सकते हैं चीज़ें करते हैं, जैसे कि वाइन बांटना, उनको अट्रैक्ट करना, ठीक है। कई बार वो अपने पैसे का मिसयूज भी करते हैं, किसी भी तरह से बाय हुक एंड क्रुक मसल प्रयोग करके लोगों को डरा धमका के जबरदस्ती वो उनसे वोट ले लेते हैं। कई बार वो लोगों के, गरीब लोगों के वोट खरीद भी ले आते हैं। हमारे देश में इतनी गरीबी है, लोग 500-1000 रुपये में भी वोट बेच देते हैं। तो सही मायने में जो कैंडिडेट है वो जो उसको बनना चाहिए वो क्या होता है, सही कैंडिडेट चुनकर नहीं आ पाता। बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, चाहे हम पैसों की बात करें, चाहे हम पावर की बात करें। हमारे देश में आपको पता है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रखे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की देखी गई है। तीसरा, अगर टॉप पोजीशन की बात करें तो केवल जो फैमिली है, जिसे हम नेपोटिज्म कहते हैं, ये देखो अब बहुत बड़ा मुद्दा बना है। हालांकि कंगना रनौत में से उठाए, ये केवल बॉलीवुड में नहीं, पॉलिटिक्स के अंदर भी नेपोटिज्म का मुद्दा है कि भैया राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आज राहुल गांधी कहते हैं कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए खड़ा होता है। तो वो किस बेस पे खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी उसके घर की पार्टी, और कांग्रेस पार्टी जब तक रहेगी उसी के घर के जो मेंबर होंगे, चाहे वो कैपेबल हो चाहे इनकैपेबल हो, चाहे उनको पसंद करे जनता नहीं करे, लेकिन फिर भी बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग जो उनके अंडर में काम करते हैं, जो एक तरह से उनको सफोकेशन भी होती है क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो भी कैंडिडेट है वो सही नहीं है, सही काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे अच्छे जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनमें पोटेंशियल होता है, कैपेबल होता है, उनको दबाया जाता है और केवल जो भी वंशवाद के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को आगे प्रमोट किया जाता है। चाहे किसी भी पार्टी को उठाकर देख लो, चाहे आरजेडी को देख लो, लालू के बेटे चाहे वो 10वीं फेल क्यों ना हो, लेकिन उसे भी वहाँ का क्या बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। चाहे आप कांग्रेस को उठा के देख लो, चाहे एनसीपी को देख लो, चाहे एसपी को देख लो, तो ऐसे आपको सारी पार्टीज मिल जाएगी जो वंशवाद के प्रोडक्ट को ही प्रमोट करते हैं। पार्टीज में कैपेबल अच्छे नेता हैं, इंटेलिजेंट नेता है, पर उनको साइड रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। देखिए यहाँ पे जितने भी पार्टीज हैं सभी की आइडियोलॉजी आजकल एक जैसी है, तो इसीलिए जनता को पास ऑप्शन वो बहुत ही कम रहेगी कि किसको सपोर्ट करे, किसको वोट दे। ऐसा कुछ आइडियोलॉजी डिफरेंस उनको देखता नहीं है, तो उनके पास लिमिटेड चॉइस ही रह जाते हैं। तो यही बेसिकली प्रॉब्लम है, एक वंशवाद की प्रॉब्लम कह सकते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है, पैसा और पावर बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाता है, जो क्रिमिनल्स लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, जो आइडियोलॉजी है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है जो कि जनता उसको समझ पाए, उनको सपोर्ट कर पाए। तो दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए बहुत सारे हमारे देश में नए नए कानून भी बने हैं। तो पहला कानून जो बना है वो डिफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो पहले आपको डिफेक्शन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि डिफेक्शन होता क्या है। आप लोगों ने बहुत बार पॉलिटिक्स में देखा होगा कि पॉलिटिक्स में पार्टी के टुवर्ड्स जो लॉयल्टी है वो तो बहुत ज़्यादा खत्म हो गया। आपने देखा होगा एक टाइम पे होती थी जो पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल्टी होती थी, पार्टी ही सब कुछ होती थी, पार्टी से उनकी पहचान होती थी। लेकिन आज के टाइम में हर एक कैंडिडेट जो है इतना ज़्यादा सेल्फिश हो चुका है कि उसे क्या लगता है कि केवल और केवल अपनी होती है। अगर मान लीजिए डिफेक्शन को पहले हम क्लियर कर लेते हैं, मान लीजिए एक कैंडिडेट है वो कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, उसके सिंबल को यूज़ करके, उसका नाम यूज़ करके, और इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी हार गई, उसको मेजोरिटी नहीं मिली, बट वो वहाँ से जीत गया। अब वो क्या करेगा, उस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जंप कर जाएगा और यहाँ पे ताकि क्योंकि ये पार्टी जीती है, यहाँ पे सरकार बनाएगी, उसको कोई ना कोई मिनिस्टर मिल जाएगी, इसलिए वो पार्टी में यहाँ पे आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बैन कर दिया कि इस तरह से आप अपने केवल पोजीशन के लिए, पावर के लिए एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आप नहीं आ सकते।
आपको जो भी आपकी सदस्यता होती है, मेंबरशिप होती है, उसको खत्म कर दिया जाता है। इसके लिए कम से कम 1/3 मेंबर अगर उस पार्टी के साथ निकलते हैं तो ही आपकी मेंबरशिप रह जाती है। अदरवाइज अगर आप खुद इंडिविजुअल पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आना चाहते हो पावर को गेन करने के लिए, पोजीशन लेने के लिए, तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है। और ये जरूरी भी है ताकि पार्टी के टूवर्ड्स लॉयल्टी बने रहे, पार्टी का डिसिप्लिन है, पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके जो कुछ नियम है उनको माने। दूसरा, आपको पता है जब भी इलेक्शन फाइट करते हैं कैंडिडेट जो भी अपना, तो उनको एफिडेविट देना पड़ता है आपकी इनकम के बारे में कि आपके पास कितनी इनकम है, कहाँ कहाँ से आपके इनकम का सोर्स है। साथ ही साथ अगर आप पे कोई क्रिमिनल केसेस चल रहा है तो उनका क्या स्टेटस है, आपने पूरी क्राइम रिपोर्ट उनको देनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को। फिर उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि उनको इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है। साथ ही साथ बजट अब डिसाइड कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पैसों को खूब इस्तेमाल किया जाता, पानी की तरह बहाया जाता था, बहुत मिसयूज होता था। लेकिन अब आपको पता है कि एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा आप अननेसेसरी बजट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको यूज़ किया था अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए, जिसके बाद उनके इलेक्शन को रद्द कर दिया गया था। तो अब इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया बना दिए, कुछ लिमिटेड रूल्स बना दिए कि आपको उन्हीं नॉर्म्स के अंदर रहकर ही इलेक्शन को कंटेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी तैयार की गई हैं ताकि चीज़ों पे कंट्रोल किया सके। जो क्रिमिनल्स है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ना बने, देश में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, कोई भी मसल पावर या मनी का इस्तेमाल करके गलत हाथों में सरकार ना जाए। लेकिन अभी भी ये जो प्रॉब्लम है वो देश में पॉलिटिक्स के अंदर एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। लेकिन हम सबको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हम सबको अच्छे सही ढंग से सोचना पड़ेगा और जो सही कैंडिडेट होगा उसको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे मैंने देखा गरीब लोग अपने जो भी वोट होती है वो बेच देते हैं 1000 रुपये में, 500 रुपये में। तो ये जो पॉलिटिक्स है वो ख़त्म होना चाहिए ताकि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कैंपेनिंग में या इलेक्शन के प्रचार में इतना खर्च कर सके, तो ऐसे में गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट करना चाहिए। उनके लिए कुछ जो भी पेट्रोल का खर्चा हुआ, टेलीफोन हो गया या कंपेनिंग खर्चा, वो सरकार को उठाना चाहिए ताकि वो लोग भी इलेक्शन लड़ सके जिनमें पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं पर उनके पास पैसा नहीं है। समझ में आए। साथ ही साथ जो भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनको बैन करना चाहिए कि वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते ताकि जो क्रिमिनल्स है, जो गलत लोग हैं, उनके हाथों में पावर ना जाए, वो पावर का मिसयूज ना करे। तो इस तरह की सोच के साथ, इस तरह की परिवर्तन से देश की पॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक बदला जा सकता है। तो यहाँ तक हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा जो चैप्टर है मैंने एक ही वीडियो में बनाया ताकि आपकी कई बार पढ़ते पढ़ते क्या होता है, इससे आधा चैप्टर खत्म हो जाता है, बच्चे का जो कंसंट्रेशन लिंक जो कि बना होता है वो बीच में ही टूट जाता है। इसीलिए मैंने देखा चैप्टर भी छोटा है, कुछ ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज भी नहीं है, तो उसको मैंने इसीलिए एक साथ बनाया ताकि पूरा चैप्टर आप लोग एक ही दिन में इसको अच्छे से सुनकर पढ़ ले। साथ ही साथ एक बार एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रख लेंगे प्लस ये वीडियो सुनेंगे तो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।